नॉक नॉक। ड्यू एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी क्या? नॉट येट। तो कब करोगे एग्जाम के बाद? अच्छा, गाइडेंस की कमी लग रही है और गाइडेंस कहाँ से ले समझ नहीं आ रहा। तो इसी बात पे मैं प्रस्तुत करती हूँ एक सॉन्ग। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर भी एक बार, मैं हूं ना। So, hola guys, I hope all of you are doing great. My name is Manika and welcome back to my YouTube channel Legaltopia. So guys, अगर आप भी थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज हो कि किस तरीके से हम अपने सेमेस्टर को अप्रोच करें, क्योंकि हमें अभी कुछ भी नहीं पता है, वी विल बी राइटिंग आवर सेमेस्टर एग्जाम्स फॉर द फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू लॉ. सो गाइज, दिस वीडियो वुड बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. अब वो 5 पार्ट्स क्या होने वाले हैं? सबसे पहले तो हमारा सिलेबस, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. वैसे मैं सिलेबस अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. इफ यू डोंट हैव दैट देन यू कैन गेट द सेम. अच्छा हाँ, इससे पहले वाली जो वीडियो थी, बुक रिकमेंडेशन वाली वीडियो, अगर आपने वो मिस कर दी है तो यू कैन चेक दैट आउट, माइट बी हेल्पफुल टू यू. सेकेंड चीज जो हमारी रहने वाली है दैट वुड बी केस मैट एंड बेयर एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर सेमेस्टर एग्जाम्स. तो उनको कैसे अप्रोच करना है हम उसकी भी बात करेंगे. थर्ड चीज जो हमारी रहेगी दैट वुड बी बुक्स एंड गाइड बुक्स, जिनको हम दुकी बोलते हैं. तो बुक्स और गाइड बुक्स कब हमें खरीदनी चाहिए, किन सब्जेक्ट्स की खरीदनी चाहिए और उनपे कितना ध्यान रखना चाहिए, कितना फेथ रखना चाहिए, उसकी बात करेंगे. फोर्थ चीज जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो उनके सेट्स कितने इंपॉर्टेंट है, कब उन्हें हमें कब हमें उन्हें पिकअप करना चाहिए, कब हमें उन्हें रीड करना चाहिए, कैसी अप्रोच रहनी चाहिए वाइल रीडिंग दोस. ठीक है. और फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, कि किसी भी आंसर को हमें कैसे फ्रेम करना है, कितनी शीट्स भरनी है बेसिकली, एंड फर्दर क्या एक गुड आंसर कैसा दिखता है एंड कैसा हमारा एक अच्छा आंसर होना चाहिए, उसमें हमें क्या इंक्लूड करना है, वो सब की हम आज बात करेंगे. थोड़ा सा ब्रीफली क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, बट आई ट्राई कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट थिंग, सिलेबस. अब सिलेबस में यहाँ पे एक एक करके प्ले करूंगी तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आई एम प्रोवाइडिंग दैट इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन डाउनलोड द सेम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. एंड हम थोड़ा सा ब्रीफली बात करते हैं सिलेबस की. 5 पार्ट्स में हमारा सिलेबस डिवाइडेड है, राइट. तो फर्स्ट पार्ट मतलब बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स, 5 पेपर्स जो हमारे होने वाले हैं. तो टॉर्ट्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फैमिली हो गया, आईपीसी हो गया और जुरिस्प्रूडेंस. ठीक है, ये 5 चीजें. अब ये 5 चीजें सब्सिक्वेंटली यूनिट्स में डिवाइडेड है. मान लो एक के अंदर 10 यूनिट है, एक के अंदर 8 है, 7 है, 5 है, ऐसे करके यूनिट्स होती है हर टॉपिक में, हर पेपर में. ठीक है, हमें वो सारी ही यूनिट्स को प्रिपेयर करना है. अब वो सभी यूनिट्स ऐसा होता है, कुछ यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कुछ यूनिट कम इंपॉर्टेंट होती है. अभी हमें कहाँ से पता लगेगा? ऑफकोर्स पीवाईक्यू से पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या ज्यादा आया हुआ है. बेस्ड अपॉन दैट वी विल गेट टू नो कि कौन सी यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी कम, है ना. तो ये हो गई हमारी बेसिक सी ऊपर से सिलेबस की बात. बाकी आप सिलेबस देख लेना. सेकेंड चीज जो हमारी बात होने वाली है वो हमारी बात होने वाली है केस मैट और बेयर एक्ट को लेके. अब देखो, केस मैट क्या है? जिसके अंदर हमारे केसेस दिए हुए हैं, जो आप लॉ फैकल्टी की साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो. और मैक्सिमम लोगों ने अभी तक कर लिया होगा, नहीं तो आप दिनकर स्टॉल से या किसी भी बुक स्टॉल से जो भी लॉ फैकल्टी के आसपास हो वहां से केस मैट का प्रिंट आउट ले सकते हो, नहीं तो हार्ड कॉपी जिस भी फॉर्म में वो अवेलेबल हो वो ले सकते हो. अब जब आपने वो ले लिया, अब उसके अंदर आप जब देखोगे ना तो एक केस मैट जो होता है उसके अंदर अलग अलग यूनिट्स होती हैं. पहले जैसे एक यूनिट दी होगी, फिर उसके अंदर उसके केसेस दिए होंगे. लेट्स से एक यूनिट में 10 केसेस हैं. ठीक है, तो वो सारे ही केसेस केस मैट्स में दिए होंगे. अब उन केसेस को रीड करना है या नहीं रीड करना है, तो आई सजेस्ट कि जो आपको लगता है, जो सब्जेक्ट्स या जो पेपर्स आपको लगते हैं आपके फ्यूचर को रिस्पेक्ट में रख के इम्पोर्टेंट है. जैसे अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो आईपीसी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा था, फैमिली इज रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट के रिस्पेक्ट में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. लिटिगेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो आईपीसी और फैमिली लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जुरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये कहूंगी जुरिस्प्रूडेंस इज मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट. अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आता है और थ्योरी में आपको इंटरेस्ट है तो डू गो फॉर दैट. तो केस मैट जो है ना वो हमारा एक बाइबल है टू अप्रोच सेमेस्टर एग्जाम्स ऑफ ड्यू एलएलबी. तो अगर आप केस मैट पढ़ रहे हो तो यू आर मोर सो फार क्लियर विद ईच एंड एवरीथिंग. बट इफ यू आर अ पर्सन जिसको इंग्लिश इतनी अच्छे से क्लैरिटी नहीं देती है, इंग्लिश को रीड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या फिर वी आर नॉट मच कंफर्टेबल विद इंग्लिश, लेट्स से. ठीक है, तो आपको शायद उसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट. तो किसी भी केस को अप्रोच करने से पहले आपको क्या करना है? गूगल पे जाओ, डायरेक्टली उस केस का नाम लिखो एंड रीड इट्स समरी.
उस समरी को पढ़ने के बाद, छोटी सी समरी होती है, ऐसे लिखो लाइक व्हाटसोएवर केस दैट बी, केस का नाम लिखो और साइड में लिखो ब्रीफ। इस केस का ब्रीफ आपको ऑटोमेटिकली लॉ प्लैनेट करके एक साइट है और अलग अलग केस माइंड करके एक साइट है, अलग अलग साइट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको ब्रीफ मिल जाएंगे उन केसेस के। उसको रीड करने के बाद फिर पढ़ो केस मैट से केस, तो उससे ज्यादा क्लैरिटी आपको कभी नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, ये मेथड जो है ना ये ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड इट वर्क्स। ठीक है, तो एक पता लग जाता है आपको कि इस केस का एट लास्ट क्या कंक्लूजन निकलने वाला है एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन अप्रोच एनी केस। तो केस मैट पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, ये आपको आगे तक हेल्प करने वाला है। आइदर यू बी गोइंग फॉर लिटिगेशन, आइदर यू बी गोइंग फॉर जुडिशरी, आइदर यू बी गोइंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, जो भी हमारी जजमेंट्स होती हैं, जिस तरीके से वो फ्रेम हुई हैं, जैसे उनकी फैक्ट शीट बनी है, जैसे उनका इशू बना है, इशू फ्रेम हुआ है, फिर फर्दर कैसे जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए हैं, ठीक है, डिफरेंट काउंसिल्स ने, फिर जो जजेस हैं उन्होंने कैसा रेशियो पास किया है एंड फाइनल जजमेंट क्या रही है, उसको रीड करने में ना इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फन। आप एक अलग ही वर्ल्ड में अपने आप को फील करोगे वाइल रीडिंग दैट एंड इट्स रियली प्लेजरेबल। डू ट्राई इट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी केस मैट की बात, और मैं आपको सच में बोल रही हूँ केस मैट पढ़ना ट्राई करना, जितना हो पाए मैक्सिमम पढ़ना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने बेयर एक्ट की। अब बेयर एक्ट में क्या होते हैं, सेक्शंस और प्रोविजंस। अब ये तो हमने एंट्रेंस के टाइम पे भी पढ़ा है, राइट। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या सेक्शंस और प्रोविजंस याद करना इतना मुश्किल है? हाँ, सेक्शंस के नंबर तो हमें याद हो जाते हैं, पर उसके अंदर क्या लिखा है क्या हम उसको याद कर पाएंगे? तो द आंसर इज नो। आप वर्ड बाय वर्ड उसको ऑफकोर्स याद नहीं कर पाओगे। तो क्या आंसर में हम कैसे लिखेंगे उनको जब हम याद ही नहीं कर पा रहे? तो कैसे लिखोगे? इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट्स। बेसिकली हम पॉइंटर्स बना लेंगे कि इस सेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए या फिर किसी भी बंदे को इस सेक्शन के अंदर अकाउंटेबल करवाने के लिए हमें क्या क्या चीजें प्रूव करना असेंशियल है। लेट्स से एक प्रोविजन उठाते हैं, एक सेक्शन उठाते हैं जो कि हमने एंट्रेंस के टाइम पे पढ़ा था। अब वो कौन सा हो सकता है? हम ले लेते हैं किडनैपिंग। ठीक है, किडनैपिंग ले लेते हैं। अब किडनैपिंग के अंदर एक चीज बताओ, हमें पता है ना कि किडनैपिंग के अंदर टेकिंग और इंटाइसिंग होनी चाहिए, दैट्स अ मस्ट थिंग। सेकंड चीज किसकी होनी चाहिए? एक माइनर की और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, सेकंड चीज। थर्ड चीज, आउट ऑफ द गार्डियनशिप, मतलब हम गार्डियन की रीच से या गार्डियन की कीपिंग से बाहर लेके आ रहे हैं उस माइनर को, राइट। एंड फोर्थ चीज क्या होनी चाहिए? विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट गार्डियन, उस गार्जियन की कंसेंट के बिना। ठीक है, तो ये चार चीज जैसे प्रूव हो जाएंगी वो किडनैप हो जाएगा, इजंट इट? तो ये इजी तो था, इंग्रेडिएंट्स हमें याद हो गए, तो हमें क्या वर्ड बाय वर्ड एक प्रोविजन को लिखने की जरूरत है? आंसर इज हेल नो, क्योंकि कोई भी उसे वर्ड बाय वर्ड नहीं याद कर सकता है ना। तो हमें वो वर्ड बाय वर्ड नहीं याद करना है, इंग्रेडिएंट्स की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में याद करना है, और इजीली हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में या वेब डायग्राम की फॉर्म में उसको लिख पाएंगे, प्रोवाइड कर पाएंगे इन द एग्जाम। सिंपल। तो ये हो गया हमारा केस मैट और हमारा बेयर एक्ट। अब हम आते हैं अपनी थर्ड चीज पे, विच वॉज दुक्की एंड बुक्स। बेसिकली देखो, बुक्स एक बहुत अच्छी चीज है, हमें रीड करनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स मैं आप सबको बोलूंगी कि बुक्स खरीद लो। ठीक है, अब एक आते हैं एक रियलिस्टिक बात पे, ये है एक बहुत एथिकल बात कि हमें बुक्स खरीदनी चाहिए, हम लॉ के प्रोफेशन में हैं, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। बट अब एक आते हैं लॉजिकल बात पे। लॉजिकल बात ये है कि क्या आप 3-4 महीने में वो बुक्स पढ़ पाओगे? 3-4 महीने तो आई एम लाइक एग्जैजरेटिंग द थिंग्स, मुझे लगता है थोड़े कम टाइम में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अगर आपका थोड़ा बड़ा सेमेस्टर होता है तो श्योर यू शुड गो फॉर बुक्स, बट फॉर नाउ अगर आपका सेमेस्टर छोटा रहने वाला है तो क्या आप बुक्स खरीदोगे? तो आई सजेस्ट बुक्स अगर खरीदनी है, यू नीड टू लाइक रीड बुक्स। अगर आपको लगता है तो लाइब्रेरी से इश्यू कराओ एंड रीड दोस्त। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइब्रेरी से इश्यू करा लो जो सब्जेक्ट्स की बुक्स चाहिए। अगर क्लास में समझ नहीं आ रहा है, लेक्चर्स आर नॉट कंफर्टेबल, तो जाके करा लो इश्यू बुक। और अगर आपको बहुत ज्यादा ही बुक्स खरीदने का लगा हुआ है तो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी खरीद लो, आईपीसी की खरीद लो, फैमिली लॉ की खरीद लो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की खरीद लो, इन 3 की खरीद लो। ठीक है, बाकी आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात दुक्की की। अगर बुक्स आप नहीं खरीदते तो क्या दुक्की बुक्स का रिप्लेसमेंट है? तो आई विल से नो, दुक्की जो है वो बुक्स का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकती है। बट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, अगर आपको लगता है आपका टीचर जो है सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा पाएगा बाय एनी लाइक हुक और क्रुक, तो दुक्की एक सेफर ऑप्शन रहता है, क्योंकि एटलीस्ट वहां से आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा ना, है ना। तो दुक्की आपको खरीदनी है, आई सजेस्ट कि खरीद लेना। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक फॉर्मेट समझ आ जाता है कि एक आंसर को, एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, दुक्की की इन्फॉर्मेशन कभी भी फर्स्ट हैंड ड्राइव नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक उठाया और आपने डायरेक्टली उसको सबसे पहले दुक्की से पढ़ा। नो, ये नहीं करना है। सबसे पहले हमें उस टॉपिक को कहां से करना है? केस मैट से, बेयर एक्ट से, उनके प्रोविजंस देख लो। ठीक है, उसके बाद जब क्लास में वो लेक्चर हमने ले लिया, टीचर की बात सुन ली, फिर
दुक्की को हम अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि राइट कंटेंट अब क्या है। अब उसके बेसिस पे जब हम दुक्की को अप्रोच करेंगे तो हम अप्रोच करेंगे दुक्की को जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट टू एलैबोरेट आवर आंसर्स इन द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में आंसर लिखने के लिए क्या चाहिए, हमें कंटेंट चाहिए, और वो कंटेंट खाली बेयर एक्ट, केस मैट और लेक्चर से नहीं आ सकता, थोड़ा एडिशनल कंटेंट हमें दुक्की से मिल जाता है। ठीक है, तो आई सजेस्ट, अगर आपको दुक्की पे विश्वास नहीं है, किसी भी एक सब्जेक्ट की दुक्की खरीद लेना। अगर आपको लगे यू आर वेल टू गो, यू आर गुड टू गो, यू वांट टू कंटिन्यू, तो और खरीद सकते हो। नहीं खरीदनी तो यू आर ऑन योर ओन, राइट। तो ये रही दुक्की और बुक्स की बात। अब हम बात करते हैं, ये हमारी 3 चीजों पे बात हो गई, राइट। हम आते हैं चौथी चीज पे, विच वॉज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइक एग्जाम से 1 मंथ पहले आ जाते हैं, तो तभी आपको मिलेंगे। बट इफ यू वांट दैट तो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे इजीली, या तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी ओवर द ग्रुप टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको वो भी अप्रोचेबल नहीं लगता है तो थोड़ा वेट कर लो, 1 महीने पहले PYQ की बुक आ जाती है सिंगल्स की, या किसी भी पब्लिकेशंस की, दिनकर स्टॉल से भी मिल जाएगी, कमलानगर से, हर जगह से मिल जाएगी, तो आप वो भी खरीद सकते हो। उससे हमें क्या फायदा होने वाला है बेसिकली? अब फायदा ये होने वाला है, जब हम PYQ देखते हैं ना तो हमें रियलाइज हो जाता है कि इसके अलावा इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। तो वही कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो एक टॉपिक से घूम फिर के आते हैं, तो यू नीड टू प्रिपेयर जस्ट फॉर द सेम। हमें ज्यादा डिटेल में, ज्यादा एग्जैजरेट करने की चीजें जरूरत है ही नहीं, है ना। तो इसलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही सीन है, कुछ वही लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनको घुमा फिरा के दे देते हैं, एंड हमें उन्हीं आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में मोल्ड करना है, राइट। तो इससे हमें एक आंसर राइटिंग की आर्ट आ जाती है, प्लस हमें पता लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। तीसरी चीज हमें पता लग जाती है कि क्या क्या यूनिट्स इंपॉर्टेंट रहने वाली है विद रिस्पेक्ट टू आवर सेमेस्टर एग्जाम्स। ठीक है, इजी, वेरी इजी। सो गाइज, अब हम आते हैं 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आंसर राइटिंग। सो देखो, DOLLB में ना यूजुअली क्वेश्चन स्ट्रेट अहेड नहीं आते। डिफाइन कल्पेबल होमिसाइड, डिफाइन मर्डर, डिफाइन किडनैपिंग, नो हेलो। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड। अब यू वोंट ट्रस्ट मी ऑन दैट, बट मेनी ऑफ द पीपल, मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स ऑफ जुडिशरी consider our paper for that kind of difficulty level. So now you can understand कि it's quite tough, ठीक है। बट इतना भी टफ नहीं है, I don't want to terrify you, इतना भी कुछ नहीं है। If you would understand that level, तो subsequently of course that would be very very helpful for you in your further future. अब कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं बहुत छोटा सा, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको। अब ये है A, ये है B अपनी हट में सो रहा है, और A आता है रात के 3 बजे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। क्या करता है? मैच स्टिक लेके आता है, माचिस लेके आता है, और इस हट पे आग लगा देता है। आग लगाने से पहले ही मेक श्योर कि वो जो हट हो वो बोल्ट हो, मतलब उस पर कुंडी लगी हुई हो बाहर से, जिससे कि अंदर जो B है वो बाहर ना आ सके और किसी भी तरीके से अपने आप को बचा ना पाए, ठीक है। तो ये और इसके फ्रेंड्स, लेट्स से ये एक बंदा है और इसके 4-5 और फ्रेंड्स हैं, तो ये सब मिलके B की हट को आग लगा देते हैं। B जलने लगता है, B चिल्लाने लगता है, आग बढ़ती जाती है। गांव वाले जो होते हैं वो B को हेल्प करने के लिए जगह पे पहुंचते हैं, जो क्राइम सीन है वहां पहुंचते हैं, बट A मेक श्योर, A और उसके फ्रेंड्स, कि ये गांव वाले इसकी हेल्प ना कर पाए, ठीक है। तो किसी को हट के पास नहीं आने देते, किसी के फेस पे धूल फेंक देते हैं, किसी को होल्ड कर लेते हैं, किसी को मारने लगते हैं, तो किसी भी गांव वालों को इसको हेल्प करने नहीं आते हैं, एंड इवेंचुअली दिस पर्सन B डाइज। अब मुझे ये बताओ, इस वाले केस में इंटेंशंस तो ऑफ कोर्स थी, तो हम इसमें ये एस्टैब्लिश कर पाएंगे क्या ये मर्डर है? कल्पेबल होमोसाइड भी तो हो सकता है। अभी आपको शायद कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में इतने अच्छे से डिफरेंस नहीं पता होगा, बट लेट्स से आप इसको प्रूव करना चाहते हो ये मर्डर है, क्योंकि मर्डर में एक पनिशमेंट जो रहती है वो और ज्यादा सिवियर रहती है एज कम्पेयर टू कल्पेबल होमोसाइड। अब इस केस में जो काउंसिल था उसको ये प्रूव करना है ये मर्डर है rather देन कल्पेबल होमोसाइड, और अपने जो क्लाइंट है उसको जस्टिस दिलवाना है, और लेट्स से आप वो काउंसिल हो। तो अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो हुआ है ये एक मर्डर है। तो कैसे आप इस चीज को प्रूव करोगे? बाय द मीन्स ऑफ दीज फैक्ट्स। अब ये फैक्ट्स जो दिए हुए हैं ना, ये आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। और इवेंचुअली आपको जो क्वेश्चन सेटर है उसने ये बोला है कि प्रूफ ये कल्पेबल होमोसाइड है या मर्डर। लेट्स से आपने मर्डर वाला ग्राउंड लिया कि हाँ ये मर्डर है, मुझे मर्डर प्रूफ करना है, तो कैसे आप उसे सब्सिक्वेंटली मर्डर प्रूफ करोगे?
तो इसमें आपकी आंसर फ्रेमिंग कैसे होगी, ठीक है। हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप समझोगे ना आपको रियलाइज होगा कि हम कितनी मस्त चीज कर रहे हैं, मस्त। ओके ठीक है, समझ जाओ, मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुली आप इसमें अपना आंसर फॉर्म कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आपको देना है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अच्छा पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कितने पेजेस का हमारा आंसर रहता है यूजुअली। तो आप ये लगाओ, अगर मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी छोटी है, आपकी कंपेयर में हो सकता है, तो मैं एक लैंडमार्क बनाती हूँ 7 साइड्स का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 7 साइड्स, 7 शीट्स नहीं बोल रही हूँ मैं, 7 साइड्स बोल रही हूँ, ठीक है। मैं एक बेंचमार्क बनाती हूँ लेट्स से अभी के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट साइड होगी उसके अंदर मैं लिखूंगी अपना इंट्रोडक्शन टू द क्वेश्चन, की क्वेश्चन जो है वो किस बारे में बात कर रहा है। वो मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड की यूनिट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर जो क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके असेस करूंगी और उसके बेसिस पे मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। कैसे? कि मैं सब्सिक्वेंटली इस क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं मेंशन करूंगी कि ये क्वेश्चन किन प्रोविजन से रिलेटेड है ना। इंट्रोडक्शन बता रही हूँ मैं अभी आपको, बस इंट्रोडक्शन में मैं पहले मेंशन करूंगी कि क्या क्या प्रोविजन इसमें लग सकते हैं, मतलब ब्रीफली, बहुत ब्रीफली। फिर उसके बाद में मेंशन करूंगी दूसरी चीज कि ये जो प्रोविजंस हैं इनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। तीसरी चीज मैं इंट्रोडक्शन में मेंशन करूंगी कि इसके अंदर क्या क्या प्रेसिडेंट्स या फिर केसेस या लैंडमार्क जजमेंट्स यूज होने वाली हैं। चौथी चीज मैं अपने उसमें प्रेजेंट करूंगी कि मेरा जो केस है उसको कैसे मैं एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ, उसको मैं कैसे सब्सटैंशिएट करना चाहती हूँ बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट्स और लॉ पॉइंट्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट अर्लियर। और फिफ्थ चीज हमारी रहेगी कंक्लूजन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है आपको, 5-6 लाइन का, 7 लाइन का मैक्सिमम इंट्रोडक्शन, हाफ पेज उसमें आपका कवर हो जाएगा। सेकेंड हाफ ऑफ द पेज में हमें लिखना शुरू करना है अपने प्रोविजंस लिखो। लेट्स से अब ऐसा नहीं होता है कि एक ही प्रोविजन आएगा एक क्वेश्चन में। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में हमारा डेकॉइटी भी आ जाए, रॉबरी भी आ जाए, थेफ्ट भी आ जाए, मर्डर भी आ जाए। तो आपको सबके प्रोविजन, मतलब सबके सेक्शंस मेंशन करने हैं और जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनकी आपको इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन करने हैं। जैसे इस वाले केस में अगर देखें, जो हमारे पास अभी केस है 302, आपको जरूर ही मेंशन करना है, ठीक है। उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन करो कि कब वो मर्डर होता है, ऑल्सो कब वो कल्पेबल होमोसाइड होता है और बेसिक क्या डिफरेंस रहता है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में। इसमें आपके भर जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 पेजेस, ठीक है। मतलब 2 से 2.5 शीट्स, मतलब साइड्स, 1 2 एक पीछे वाली एंड देन एक नेक्स्ट वाली, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो फेज शुरू होगा वो हमारा शुरू होगा प्रेसिडेंट्स और लैंडमार्क जजमेंट वाला फेज। अब जो प्रेसिडेंट्स रहते हैं ना उसमें हमें सब कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। क्या क्या? देखो, एक प्रेसिडेंट है, लेट्स से मैं कोई भी केस ले लेती हूँ, जैसे इसी फैक्ट से सिमिलर एक केस है, तो आप ऊपर लिखोगे सिमिलर टू द फैक्ट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन वी हैव अ केस अ लैंडमार्क जजमेंट विच इज आर वेंकालू करके एक केस है। आर वेंकालू वॉज ए स्टेट ऑफ हैदराबाद, आई थिंक, एक बार चेक कर लेना। तो वो वाला जो केस है हमने उसको मेंशन किया। उसके अब आर वेंकालू वाला जो केस है हमने बीच में सेंटर में लिख दिया शीट के। उसके नीचे हमें क्या लिखना है? उसके नीचे उसके फैक्ट्स लिखने हैं। फैक्ट्स 3-4 लाइनों से ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है उस केस में क्या इश्यू था, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमें लिखना है कि उस केस में जो जजेस हैं वो क्या रेशो लेके आए, ठीक है। रेशो के बाद हमें लिखनी है कि उसमें फाइनल जजमेंट क्या आई, ठीक है। तो ये ऐसे कंप्लीट हो गया हमारा एक केस। सिमिलरली हम एक क्वेश्चन में 2 केसेस हमें मेंशन करने ही करने हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दैट फैक्ट्स, ठीक है। तो एक और केस आपने मेंशन कर दिया, सिमिलरली आपने उसका भी एक शीट बना दी, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी कितनी शीट्स कवर हो गई? अप्रोक्सीमेटली 5 साइड्स। 5 साइड्स हमारी कवर हो गई ना। हाँ, छठी साइड पे हम क्या लिखने वाले हैं? छठी साइड पे हम इवैल्यूएट करने वाले हैं हमें जो केस दिया हुआ है उसके फैक्ट्स, पॉइंट बाय पॉइंट। मतलब पहली चीज हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि 3:30 बजे उन्होंने आग लगाई। इसका मतलब क्या है? वो चाहते थे कि पूरा गांव जब सो जाए तब हम आग लगाए, जिससे कोई उनको हेल्प करने ना आ सके। सेकंड चीज, उन्होंने बाहर से गेट को बोल्ट कर दिया। बोल्ट से क्या इंश्योर होगा कि कोई उनको हेल्प करने ना आ सके। थर्ड चीज, अब जो थर्ड चीज है वो ये है कि वो प्रायर प्रिपरेशन करके आए थे। उनके मैच स्टिक थी, वो मिट्टी का तेल लेके आए थे, वो सब आपको फैक्ट शीट में दिया होगा। मिट्टी का तेल लेके आए थे, उन्होंने वो सब करा, तो वो प्रायर प्रिपरेशन थी उनकी, ठीक है। फोर्थ चीज, उनकी प्रायर एनिमोसिटी थी, ए और बी के बीच में पहले से दुश्मनी थी, लेट्स से, ठीक है। तो वो उस दुश्मनी का मोटिव था उनके पास, ठीक है। फिफ्थ चीज, उन्होंने बाकी गांव वालों को उसको रीच करने से रोका और जब तक वो मर नहीं गया, जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो गया, उन्होंने गांव वालों को रोक के रखा। वो नहीं चाहते था वो बंदा बचे, ए नहीं चाहता था बी बचे, राइट। तो ये जब हमने 5 फैक्ट्स इस्टेब्लिश कर दिए प्रॉपरली, तो हमारे पास क्या बन गया? एक रेशो बन गया अपने केस के लिए। जब ये रेशो हमारा बना,
ठीक है। तो हमने ये जो इशू था, इनिशियली इशू क्या था कि कल्पेबल होमोसाइड है या मर्डर, तो हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि ये मर्डर है और हम इसको ले आए 302 में, ठीक है। तो हम उसके अंदर अब जो फाइनली हम इस केस की, अपने वाले केस की जो जजमेंट देंगे उसके अंदर देंगे कि 302 एंड सब्सिक्वेंटली उसकी क्या पनिशमेंट रहेगी वो भी हमें अपनी जजमेंट में मेंशन करना है। एंड एट द एंड इसमें हमारे अप्रोक्सीमेटली 7 साइड्स कवर हो जाएंगी और 8 साइड में हमें क्या लिखना है, अपना कंक्लूजन, कि आप क्या सोचते हो कि इस केस में क्या होना चाहिए, या फिर कोई सब्सिक्वेंट जो आपके पहले वाले प्रेसिडेंट्स थे, जो लैंडमार्क जजमेंट्स थी, उनमें कुछ जजेस ने गलत बोला है तो आप उसको भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। आप पर्सनली क्या सोचते हो इसके बारे में, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बारे में, कैसे ये डिफरेंट है, आपको जो लिखना है कंक्लूड करते वक्त अपने आंसर को वो आप उसमें डाल सकते हो। कोई रीसेंट जजमेंट्स आपने पढ़ी हैं आप वो भी डाल सकते हो। उससे क्या होता है ना, एग्जामिनर को पता लगता है कि हाउ मच क्लैरिटी यू गॉट विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉन्सेप्ट। देखो थोड़ी क्लैरिटी आई है ना, तो मतलब आपको सब कुछ नहीं याद करना है, बस एक स्टोरी की तरह एक केस को याद करो, ठीक है। अब कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें जजेस का नाम क्या याद करना है हमें। देखो जजेस का नाम याद नहीं रहता है तो आई सजेस्ट कि मत याद करना, ठीक है। अगर आपको किसी केस में लग रहा है कि बहुत सिंपल है, मैंने इनका नाम तो बहुत बार सुना हुआ है, तो याद होता है तो कर लो। और बाकी जो पीछे जो साइटेशन होती है हर केस की, AIR, SCC या जो भी साइटेशन, वो मत करना, खाली केस का नाम विद ईयर, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। यू आर डन विद योर आंसर राइटिंग। कुछ था, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल है। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड यू वुड बी गुड टू गो। So guys, with this we are done with this video. I hope it was somehow helpful to you. अगर helpful थी तो do like, subscribe and do press the bell icon. हो सकता है कोई काम की notification आ जाए। And अगर still कोई doubts हैं, कोई recommendations हैं, suggestions हैं, तो do mention that in the comment box. I'll try to help you out. And with that, all the best for your semester exams this time. Bye bye.